फाइन। तो देखो हम लोग आज क्लास में 4 आई12 को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। 209 यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एंड इंडिया का जो रिलेशन है, समझे ना। भारत और इंडिया का जो रिलेशन है जानते हो, उसका भी ट्रेजेक्टरी तुम लोगों को बताए थे। 1998 का पोखरान टेस्ट, क्रायोजेनिक इंजन का नहीं देना यूएस के द्वारा, और उसके बाद फिर से थोड़ा रिलेशन ठीक होना 2005 में न्यूक्लियर सिविल डील की वजह से, और उसके बाद जब मोदी जी आए तो उसके बाद तो बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। तो वही समझेंगे। और ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा स्टेट विजिट था, फर्स्ट स्टेट विजिट हुआ है भारत का। तो अब क्या होता है स्टेट विजिट और ऑफिशियल विजिट के बीच में अंतर क्या होता है वो समझेंगे इस क्लास में। सेम देखो 209 का ही एक्सटेंशन है 210। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ हाँ यूएस और तुम्हारा इंडिया के बीच में, तो वही समझेंगे। 211 देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होली मैमोथ प्रोजेक्ट। देखो कोई एक प्रजाति बहुत साल पहले जीवित था, लगभग 4000 साल पहले, हाँ, तो उसका कुछ अवशेष पाया गया परमाफ्रॉस्ट में। तो अब उसको फिर से ना क्रिएट किया जा रहा है, उस लिविंग क्रिएचर्स को जो मर गया है, जिसका फॉसिल्स वगैरह पाया गया है, तो उसको फिर से क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये क्या है, बट जो क्रिएट किया जाएगा वो एग्जैक्ट वही नहीं होगा, बट उसका कुछ फीचर्स होगा। तो इसी प्रोसेस को डी एक्सटिंक्शन कहते हैं, या फिर रिसर्केशन बायोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही। अब इसमें देखो तुम लोग का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़े थे तुम लोग ना, स्टेम सेल वगैरह सब काम आएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो इंडिया, बताओ फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है, हाँ, या फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साउथ ज़्यादा कहोगे क्योंकि साउथ नीचे हमारा जितना भी डेवलपिंग कंट्री है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, इंडिया पे बहुत डिपेंडेंट है ना। अभी देखोगे तो अभी तो केसेस बहुत ख़राब है। एक तो गाम्बिया का प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा उधर उज्बेकिस्तान में प्रॉब्लम हो गया था कफ सिरप को लेके। कजाकिस्तान नहीं था, वो उज्बेकिस्तान था, समझे। नीचे श्रीलंका में प्रॉब्लम हो गया अभी आई ड्रॉप्स को लेके, ठीक है। तो उसका जो टेस्ट किया करवाया गया तो पाया गया कि उसमें तो कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ है उसके अंदर मिक्स है। तो हमारा जो साख है ना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का, वो घट रहा है। तो वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस, समझ गए ना। तो देखते हैं, देखो 209 जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था स्टूडेंट 28 जून को, समझ गए ना। तो देखते हैं स्टेट विजिट। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला स्टेट विजिट हुआ है भारत का, ये ऑफिशियल विजिट नहीं है, देयर इज डिफरेंस। देखो स्टेट विजिट में क्या होता है, पहले ब्रॉड समझो। स्टेट विजिट में जो स्टेट का जो सबसे हेड है वो जाता है। बताओ तो भारत में, ये तो तुम्हारा पोटेंशियल पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत एज ए स्टेट सबसे प्रमुख कौन है भारत का, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। बढ़िया सुनो कान खोल के, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। मैं ये अद्भुत नज़ारा है कि प्राइम मिनिस्टर को ही हेड ऑफ द स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया है। ये अपने आप में अद्भुत बात है, क्योंकि जो स्टेट विजिट होता है स्टूडेंट, उसमें जो सबसे स्टेट के जो हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे जो हेड होते हैं वो विजिट करते हैं। तो इसका मतलब ये अपने आप में खास बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को आपने उस लायक समझा, नंबर 1। और देखो लॉट ऑफ सेलिब्रेशन होता है इस समय, ये ऑफिशियल विजिट नहीं है। ऑफिशियल विजिट में सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होता है, इसमें बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है। और अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने केवल 3 ही को दिया है, इंक्लूडिंग मोदी जी। इससे पहले 2 को दिया है स्टेट विजिट। तो इसका मतलब मोदी जी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अभी के पैराडाइम में। बात समझ रहे हो ना। और देखो यहाँ पे तो समझ गए ना। तो आप देखो होता क्या है कि लगभग 3 दिन का विजिट था उनका, तो तीनों दिन तक बाइडन ही रहेगा वहाँ पे उनको सेवा देने के लिए। बाइडन और जो फर्स्ट लेडी है, बाइडन की जो वाइफ होगी, क्योंकि वहाँ का जो रूल्स है कि फर्स्ट लेडी जो होती है वो दोनों ही इनको वेलकम करेंगे 3 दिन तक। लेकिन साथ ही घूमेंगे, साथ ही रहेंगे, डिनर वगैरह करेंगे। और जो स्टेट विजिट में जो डिनर होता है वो बहुत खास होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये कई गुना ज़्यादा तुम्हारा बढ़ के है एज़ कम्पेयर टू ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट का जो डिनर होता है, समझ गए। तो ये पता नहीं था तुम लोगों को शायद। तो देखो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो क्या समझते हो स्टेट विजिट से।
तो जो ऑफिशियल स्टेट विजिट होता है तुम्हारा हेड ऑफ स्टेट से, यानी कि एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को स्वीकार कर रहा है कि प्लीज़ आइए हमारा कंट्री है, बात समझे। और देखो जब लीडर ट्रैवल करते हैं स्टेट विजिट में तो हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, वो जा रहे होते हैं और वही हेड ऑफ द स्टेट ही उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, समझे, बहुत अच्छे से वेलकम, पूरा होल ट्रिप, यानी कि 3 दिन रहे तो पूरा आसपास ही रहेगा जो बाइडन, बात समझ गए ना। तो ये देखो जब ये इस तरह का विजिट होता है तो फॉर्मल वेलकम होता है, बहुत तरह का, इसमें गाजा बाजा बहुत तरह का होता है बाबू, बहुत लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। आप देखो हमारे प्रधानमंत्री को किसने होस्ट किया, वहाँ के जो काउंटर पार्ट है जो बाइडन ने किया, और उसकी जो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडन ने किया है, ठीक है, स्टेट डिनर के लिए, ठीक है। और वहाँ पे देखो एडिशनली स्टेट विजिट इज़ ऑफर लिमिटेड बाय, और उसमें क्लोजेस्ट फ्रेंड एलाइज सभी हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन है ये, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही पीसफुल इंटरेक्शन है दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच में, तभी तो स्टेट विजिट के लिए उसको न्योता दिया गया है। ये भारत का पहला स्टेट विजिट है हमारे कंट्री का, बात समझे, भारत का पहला स्टेट विजिट है। भारत को तो अभी देखो ऊपर नज़र से देखा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। आगे देखो तो क्या अंतर होता है स्टूडेंट स्टेट विजिट और ऑफिशियल विजिट में। तो यदि हम कंपेयर करें तो ऑफिशियल जो विजिट होता है वो ज़्यादा सेरेमनी वाला वो वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होता उसमें, समझे। जो ऑफिशियल डिनर होता है वो भी बहुत अलग होता है, ऑफिशियल डिनर विजिट्स वो बहुत डिफरेंट होता है, समझे, उतना खास नहीं होता है। एडिशनली देखो हेड ऑफ स्टेट नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉर्मली जो स्टेट विजिट जो करते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं करते, हेड ऑफ द स्टेट करते हैं, बट इंडिया का एक डिफरेंट फीचर, अभी इंडिया देखो प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मगर फिर भी उनको हेड ऑफ द स्टेट के रूप में स्वीकार करके बढ़िया से, है ना, निमंत्रण दिया है और वेलकम किया है, ये बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। और यूएस प्रेसिडेंट क्या है, देखो यूएस प्रेसिडेंट वहाँ का तो गजब है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हेड ऑफ द स्टेट भी है, यूएस प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है, बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे दोनों बहुत बहुत अच्छा रिलेशन, वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखो तो इसके बारे में देखो, जैसे मैंने कहा हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 3rd फॉरेन लीडर है, इससे पहले 2 हुए थे जिसको स्टेट विजिट का सौभाग्य मिला है, समझे, फ्रॉम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी बात है। देखो प्राइवेट डिनर होगा वही बाइडन और उसके वाइफ के साथ, समझे, और अभी ये बहुत खास बात है। और देखो हमारे प्रधानमंत्री, मैंने कल भी कहा था, कल या परसों कहा था, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी जो मोदी जी हैं, पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने यूएस कांग्रेस को ट्वाइस एड्रेस किया है, एक 2016 में किया था और एक 2023 में किए हैं। इस बार भी बहुत ही ज़्यादा, क्या गजब का स्पीच दिया है ना पीछे, वन इज सिटिंग बिहाइंड मी, कमला हैरिस को ऐसे करके दिखा रहे थे, कमला हैरिस उठ के क्लैप कर रही है, मोदी जी भी क्लैप कर रहे हैं, क्या गजब का कॉन्फिडेंस। कमला हैरिस को बोला गया ना, तो कमला हैरिस हंस रही थी वो पीछे बैठ के। देखो अब यहाँ पे देखो, अब तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री समझना होगा स्टूडेंट, खाली ये वर्ड पढ़ने से नहीं होगा। देखो क्या हुआ, देखो 1998 में, समझे, 1998 में हमने पोखरान टेस्ट किया, छोड़ दो वो सभी चीज़ छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो। 1998 में हमने पोखरान टेस्ट किया तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग गया, बड़े समझो सैंक्शन लग गया, और हमको क्रायोजेनिक इंजन मिला भी नहीं यूनाइटेड स्टेट्स से, तो हम कैसे कैसे मैनेज करके रस्सा से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद पहला जो कोशिश हुआ कि चलो ठीक है फिर से ठीक करते हो, 2005 में हुआ है, जब मनमोहन सिंह गए वहाँ पे तुम्हारा सिविल न्यूक्लियर डील वगैरह हुआ है दोनों के बीच में, तब जाके वहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा न्यूक्लियर से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी में आएगा, बट वो IAEA के इंस्पेक्शन में आएगा। मैं ये अलग बात है कि वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसमें लाइबिलिटी क्लॉज था, वो बहुत डेंजर था। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या है कि ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे और यहाँ कोई तरह का बात होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका, तो इसलिए भले ही 2005 में वो अग्रीमेंट हुआ बट भारत पर उसका असर नहीं दिखा। क्यों जानते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी कितना डेंजर हुआ था, तो इस तरह वर्ल्ड में भी और भी हुआ, उससे 2005 से पहले भी हुआ है, तो इसलिए लाइबिलिटी क्लॉज की वजह से वो न्यूक्लियर सिविल डील आगे नहीं गया, मगर फिर भी तो लैंडमार्क चीज़ है वो। तो कुछ न कुछ तो हेजिटेशन रहा है, यानी कि खुल के इंडिया नहीं आ पाया था उस समय, बट मोदी जी जैसे 2014 में आए उसके बाद जितने भी हेजिटेशन थे वो सब एक हिस्ट्री बन गया। और इंडिया और अब यूनाइटेड स्टेट्स बराबर पे बात, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया चाहिए, जिस हिसाब से देखो इंडो पैसिफिक में पॉलिटिक्स है, इंडो पैसिफिक में चाहिए, चाइना का जो राइज हो रहा है उसके लिए, उसको कंटेन करने के लिए चाहिए। दूसरी बात है कि देखो अभी समय है रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग का, तो स्पेशली फ्रेंड शोरिंग, तो चाइना +1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी चाइना में बहुत सारा तुम्हारा कंपनी था वो
तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है फ्रेंडली कंट्रीज़ में, जिसका तुम्हारा वैल्यूज़ बहुत अच्छा हो। जैसे इंडिया का वैल्यूज़ बहुत अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बात समझ में आया? तो बेस्ट, भारत बेस्ट ऑप्शन है अभी। दूसरी बात है, कल भी मैंने बताया था कि यूरोप का टोटल भी जोड़ लोगे तो पॉपुलेशन कितना कम है, और हमारा भारत का 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो भारत का मार्केट भी बहुत बड़ा है। अब भारत का जो टैलेंट है, वो हमारा जो टैलेंट है कितना टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। बात समझ गए ना? तो ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत फेवरेबल है स्टूडेंट, और हमारे लिए भी फेवरेबल है। बात समझ गए ना? तो इसलिए देखो, ये जो 9 ईयर्स में ना इंडिया और यूएस का रिलेशन जो तुम्हारा उठा है, वो दूर किया हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री को। समझ गए? ये वर्ड को समझाने के लिए मैंने तुमको इतना बोला है। अब देखो, प्रेजेंट में देखोगे तो देखो यही रीजन है कि इंडो पैसिफिक में कितना बड़ा रोल है भारत का। समझे? जिस हिसाब से ग्लोबल ऑर्डर सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ये जाहिर था कि इंडिया और यूएस का तो कोऑपरेशन होगा ही होगा, और इंडिया भी फुल सपोर्ट दे रहा है उस तरफ। इंडिया भी पूरा स्विंग कर गया उस तरफ। बात समझ गया ना? आगे देखो, हमें क्या नहीं चाहिए स्टूडेंट? हमें डिफेंस में कोऑपरेशन चाहिए, हमें क्लाइमेट एक्शन में कोऑपरेशन चाहिए, है ना। इंडिया और यूएस का टाइज मैंने बताया था 2005 में स्टार्ट हुआ, 1998 सैंक्शन के बाद, है ना। वही सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनिशिएटिव हुआ था, तो वही बोला कि वही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, उसके अगुवाई में हम बहुत सारा चीज़ दे देंगे। ये अलग बात है कि हमने एनपीटी साइन उस समय भी नहीं किया था। वहाँ हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी हम एनर्जी से रिलेटेड आपका यूरेनियम वगैरह लेंगे तो उसको गलत यूज़ नहीं करेंगे। जानते हो यूरेनियम गलत यूज़ करोगे तो जानते हो सेंट्रीफ्यूजेस से उसको इनरिच करके तुम 90% ऊपर कर दोगे तो फिर तो एटम बम बन जाएगा वो। आर यू गेटिंग मी? तो हमने प्रॉमिस किया था हम ऐसा नहीं करेंगे, बट हमने एनपीटी साइन नहीं किया, क्योंकि यदि हम एनपीटी साइन करते तो जानते हो बहुत बड़ा नुकसान था हमारे कंट्री के लिए, कि हमको कभी न्यूक्लियर पावर ही कोई हमको घोषित नहीं करता। जानते हो ना एनपीटी कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, यू नो डैट। अब यहाँ पे देख लो, तो अब क्या हुआ कि इंडिया और अमेरिका के बीच में वो एक तरह से पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन हुआ कि ठीक है, जो भी वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी आएंगे तो ये पीसफुल के लिए काम होगा। पीसफुल काम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, है ना, मेडिकल पर्पज़ के लिए, तो ये सब चीज़ के लिए होगा। बट हाँ, इसमें दिया नहीं गया है, हम जानते हैं इस बात को कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इनिशिएटिव वो कारगर साबित नहीं हो पाया, वही लाइबिलिटी क्लॉज की वजह से। बात समझ गए ना स्टूडेंट? तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। सिंस द रिलेशन आर इंस्टीट्यूशनलाइज। अब देखो, अब हमारा जो रिलेशन इतना बढ़िया है यूनाइटेड स्टेट्स में देखोगे तो बाय पार्टीशन सपोर्ट है, अनलाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है कि अवामी लीग ही हमको सपोर्ट करता है, जो अभी शेख हसीना है, उसका जो अपोजिशन है वो हमें भारत का सपोर्ट नहीं करता, फिर चाइना की तरफ चला जाता है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है, जो वहाँ का रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ही सपोर्ट करता है। यहाँ इंडिया में है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सपोर्ट कर रहा है यूएस को। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रॉस पार्टी सपोर्ट है, यानी कि विन विन सिचुएशन है, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है बाय पार्टीशन सपोर्ट से, यानी कि उधर से भी बाय पार्टीशन सपोर्ट, इधर से भी बाय पार्टीशन सपोर्ट, दैट इज अ क्रॉस पार्टी सपोर्ट है दोनों कंट्री के बीच में। बात समझ गए ना? अब देखो, और देखो, हमारा 50 लाख इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रहता है। समझे? यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारा 3rd लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। हमारा भारत में 11% शेयर है उसका, जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं आर्म्स का। बात समझे? और देखो, इतना ही नहीं, इंडिया और यूएस का तुम ट्रेड का बात करोगे तो लगभग $130 बिलियन बाबू हम ट्रेड करते हैं, और हम सरप्लस में हैं। वी नो डैट, हम सरप्लस में है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम सरप्लस में हैं। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स प्रत्येक साल $3,200 बिलियन का क्या करता है? इंपोर्ट करता है। 3.2 ट्रिलियन है, तो उसको मैंने 3,200 कर दिया। बात समझो, इसका पीछे रीजन है, इसके पीछे $3,200 बिलियन का इंपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स प्रत्येक साल। बढ़िया समझना। और उसमें जो चाइना का शेयर है बाबू, वो 16% है, यानी कि 1/6% है। 1/6 16% हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो आप देख रहे हो कि 3,200, उसमें से लगभग $500 बिलियन तो चाइना अकेले मार रहा है। बात समझ गए ना? हाँ, मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, ताकि आसान हो तुम लोग को समझने में। इधर देखो, और जानते हो चाइना +1 स्ट्रेटेजी और फ्रेंड शोरिंग, तो चाइना को कंटेन करने वाला बेस्ट इंडिया ही ऑप्शन हो सकता है अभी। तो बिल्कुल अभी हम लाभ ले सकते हैं इस चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे भी यूनाइटेड स्टेट्स चाह ही रहा है। देखो, कल तुम लोगों को बताया गया था, डी रिस्किंग वाला बताए थे ना, कल डी रिस्किंग वाला बताए थे वर्ड, डी रिस्किंग मेजर चीज़ में उसको नहीं देंगे हम। समझ गए ना? तो इंडिया, देखो, इंडिया एकदम नेचुरल पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स के अभी कंडीशंस में, फ्रेंड शोरिंग में।
तो यस, बहुत फ़ायदा होगा हमें। और देखो वही इकोनॉमिक्स, यही जो इकोनॉमिक्स मैगजीन है, इसने क्या लिखा था कुछ दिन पहले, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में बहुत प्रेस किया था ना कि इंडिया का यूपीआई बहुत बेहतरीन है, आधार बहुत बेहतरीन है। देखो वही इकोनॉमिक्स ने कहा है कि अब जो है इंडिया जो है अमेरिका का न्यू बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है स्टूडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स का है, बहुत ही इसका असर पड़ता है दुनिया पे, ठीक है। तो समझ सकते हैं इससे हम लोग कि, है ना, समझ रहे हो ना, फ़ायदा है इंडिया को। अब देखो योगा सेलिब्रेशन, देखो योगा करके मोदी जी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस बार। अब देखो लगभग तुम्हारा 140 कंट्रीज से लोग वहाँ पे विजिट किए थे, 140 प्लस कंट्रीज से। तो वही गिनीज रिकॉर्ड बन गया कि इतना ज़्यादा लोग आए हैं एक साथ योगा किए हैं अलग अलग कंट्रीज से। अब ये मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड जानते हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो तुम्हारा प्रमुख है वो कैसबाबा कोरिसी, ये आदमी भी था वहाँ पे बैठा हुआ था, समझो, प्रेसिडेंट है ये। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ये भी थे, और न्यूयॉर्क का जो सिटी मेयर है, सिटी मेयर मतलब वहाँ का जो सबसे एग्जीक्यूटिव हेड होगा, इरिस एडम्स भी, वो भी था। तो और भव्य हो गया। और इंडिया ने जानते हो कि ये इसलिए इतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये। लोग का पार्टिसिपेशन से इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का पार्टिसिपेशन, लगभग 140 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट किया। कोई प्रतिनिधि आया वहाँ पे साथ बैठा है, मोदी जी योगा सिखाए हैं सबको, ठीक है। देखो हमने भारत ने 2014 में बोला था ना कि इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक्सेप्ट कर लो, और कर लिया गया है ना, 21 तारीख को कर लिया गया। और 21 तारीख जानते हो समर सोलेस्टाइस भी होता है 21 तारीख को। तो देखो योगा के बारे में बताया, योगा सबसे पहले जो मेंशन किया गया था वो ऋग्वेद में मेंशन था, योगा के बारे में मेंशन है ऋग्वेद में भी। और योगा सूत्र पतंजलि में तो लिखा ही गया है, 195 संस्कृत सूत्रास लिखा गया है, और उसके बारे में पूरा दिया गया है। इतना ही नहीं, जापानीज योगा भी है बाबू, ठीक है, जो नाकामुरा टेम्पू ने लिखा था, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न योगा जो है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, इसने लिखा है। और जून 21 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं, और जून 21 लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है, जानते हो, समर सोल्स्टाइस भी कहा जाता है उसको। तो इसलिए ना ये एक सॉफ्ट मैसेज है ना, एक सॉफ्ट मैसेज है कि यस इंडिया कम नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के मोदी जी बहुत बड़ा एक तरह से ना मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। देखो कितना अच्छा जानकारी है इसमें, है ना। और मोदी जी तो डायरेक्ट बोलते हैं हम तो IPR भी नहीं मांग रहे आपसे, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही बात, जितना करना है करो, रोक खत्म कर लो अपना, थैंक्स भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, IPR भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मगर वो ढीठ वाला मार्केटिंग, हाँ मेहरबानी वाला, दूसरा वाला टाइप का, समझे ना। तो ये चालाकी आदमी कर सकता है, बहुत चालाक आदमी है मोदी जी, बहुत हद चालाक है। अब बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए प्रधानमंत्री सब, देखते हो नहीं पढ़े हैं फिर भी कितना दिमाग है। ऐसा नहीं कि अगल बगल का आदमी दिमाग देता हो, पहले से दिमाग है उनका। देखो कई मॉडल उनके पास जाता है, जैसे असबनी का दिखाया गया था, रेलवे मिनिस्टर जो थे वो इतना पढ़े लिखे हैं, ये सब और भी बहुत सारा है। वो गए थे, जब प्रोजेक्ट लेके गए थे तो मोदी जी बोले कि नो ये नहीं होगा, ऐसा बनाइए जो कि 50 साल 100 साल तक वो चल सके प्रोजेक्ट। तो अनुभव तो है उनको, बहुत अनुभव है, CM रहे हैं गुजरात के। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सेम है तुम्हारा टॉपिक, सेम रहेगा, ठीक है, सिलेबस भी सेम है। आगे देखते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री जो विजिट किए ना वहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नेशनल साइंस फाउंडेशन में गए थे, बात समझे, NSF, समझे, हाँ, नेशनल साइंस फाउंडेशन। अब ये क्या है बाबू, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बताऊँ, चलो समझ ही लेते हैं। सेकंड पेज देखो तो क्या होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके बारे में समझ लो। ये तुम्हारा नेशनल साइंस फाउंडेशन एक्ट से बना था यूनाइटेड स्टेट्स में, हाँ, इसके लिए पार्लियामेंट से, वहाँ के पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है US गवर्नमेंट का, समझे, जो सपोर्ट करता है बेसिक साइंस के लिए। जानते हो ना बेसिक साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, जब तक बेसिक साइंस के ऊपर रिसर्च नहीं होगा तब तक अप्लाइड साइंस कैसे हो सकता है। अब भारत में क्या है कि अप्लाइड पे ज़्यादा काम होता है, बेसिक पे काम नहीं होता है, इसलिए बोला गया था ना कि हम बेसिक साइंस से रिलेटेड हम काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कंट्री में। बेसिक साइंस का मतलब होता है रिसर्च। अब जितने भी साइंटिस्ट है देखते हो सब यूरोप का है, उस साइड का ही है। तो देखो ये बेसिक साइंस के लिए यानी कि फंडामेंटल रिसर्च और एजुकेशन के लिए था, वो भी नॉन मेडिकल फील्ड्स में, यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में था, अब मेडिकल को छोड़ के, ठीक है। इट्स मेडिकल, और इसका मेडिकल काउंटर पार्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, NIH, ठीक है। तो दो संस्था है, बात समझे। मेडिकल के लिए तुम्हारा जो बेसिक मेडिकल का जो रिसर्च होगा वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में होगा।
और बायोलॉजी छोड़ के बाकी जो चीज़ रिसर्च होना होगा वो कहाँ पे होगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन में, और 1950 में बनाया गया स्टूडेंट। अब तुम लोग को जान के हैरानी होगा थर्ड पेज में, थर्ड वाला जो लाइन है देखो, इसको 8.3 बिलियन डॉलर मिला है स्टूडेंट, एनुअल बजट, बहुत ज़्यादा होता है ये रकम। यानी कि जो फंड है, जो कॉलेज यूएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो दिया जाता है उसका 25% तो केवल एक ही संस्था में जाता है, इसी में जाता है। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो ना? 25% जो फंड दिया जाता है इसी संस्था में चला जाता है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। इसके जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनता है, बात समझो, डायरेक्ट प्रेसिडेंट से वो नियुक्त होकर जाता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट, सेनेट के अप्रूवल से भी। इसका मतलब यूएस कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से पता है और प्रेसिडेंट को भी पता है, तब जाकर वो चुन के जा रहा है। इसका मतलब बहुत ही टैलेंटेड आदमी को भेजेगा वहाँ पे, क्योंकि संस्था बहुत खास है उसके लिए। क्यों? बेसिक साइंस पे रिसर्च करता है। तो देख रहे हो ना कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने संस्था को कहाँ तक देखता है और किस लेवल पर सपोर्ट है। आर यू गेटिंग मी? तो वहीं पे मोदी जी गए थे इसी को देखने के लिए, क्योंकि बहुत फेमस है ये वर्ल्ड का। तो वहाँ पे मोदी जी जाके क्या भाषण दिए हैं देखो। तो हमारे प्रधानमंत्री और जो फर्स्ट लेडी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, ये जगह पे गए। हाँ, ये तुम्हारा वर्जीनिया में है। तो मोदी जी भी बोले कि ठीक है, हमने भी किया है, हमने लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स अपने स्कूल्स के लिए बनाए हैं। वही अटल योजना समथिंग था, तो उसके लिए यही इंक्यूबेशन सेंटर की तरह काम कर सके। इंक्यूबेशन सेंटर समझते हो ना, जहाँ पे आइडिया एक इंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो मोदी जी किए हैं, 10,000 तुम्हारे टिंकरिंग लैब्स खोले हैं, समझे ना। जैसे एग्जाम्पल इसमें बोला गया था कि यस, एजुकेशन, स्किल और इनोवेशन यही हमारा हिस्सा रहेगा। और इन्होंने कहा है कि यस, ये जो डिकेड है वो टेक डिकेड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिकेड है। यदि जो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया तो पीछे रह गया। और यूनाइटेड स्टेट्स अपना वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है स्टूडेंट, और भारत अपना वर्ल्ड बिगेस्ट यूथ फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, समझे। तो बेस्ट कोलैबोरेशन हो सकता है। और हमारा जो स्किल इंडिया के अंतर्गत 5 करोड़ ऐसे बच्चे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में, ड्रोन्स में और भी नए नए तरह के टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो बेस्ट सिनर्जी हो सकता है। आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास पीपल है, कोलैबोरेट करते हैं। और सही बात है, इंडिया में एक से देखो IITians हैं, IIMs वाले लोग सब हैं, बेस्ट कोलैबोरेशन हो सकता है ना स्टूडेंट। आगे देखो, ये बता चुके हैं तुम लोग को। अब यहाँ पे 2 पेज है कि प्रधानमंत्री ने क्या गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया और उनको क्या गिफ्ट मिला। तो उसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, समझ लो मगर, ठीक है। देखो इन्होंने प्रचार ही करेंगे, देखो लैब ग्रोन डायमंड दे दिया। लैब ग्रोन डायमंड बताए थे तुमको, सीधा के बनाना, हाँ, लैब ग्रोन डायमंड दिया है वही यूएस फर्स्ट लेडी को, समझे, जो कि इको फ्रेंडली है। और उसमें बहुत कुछ फोर्स ही बताया गया है, देखो कट, कलर, कैरेट, कलर क्लैरिटी, इसके बारे में। दूसरा इन्होंने क्या दिया देखो, हाँ, ग्रीन डायमंड, हाँ, एक तुम्हारा ग्रीन डायमंड है जो कि एक बहुत अच्छे से कवर में था, वो भी दिया है उन्होंने। बहुत ही स्किल्ड आर्टिसंस पेंट था तुम्हारा, अच्छा से डिजाइन करके ना ऊपर कवर करके दिया गया था, ग्रीन डायमंड भी। और देखो इसमें, हाँ, स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स दिया इन्होंने, जो जयपुर का बना हुआ है। एक सैंडलवुड दिया था मैसूर का, ठीक है ना। ये देखो बॉक्स में क्या क्या था, लॉर्ड गणेशा का था, एक स्टैचू था, वो सब भी दिया है, और बहुत सारा चीज़ दिया है। बात समझे, ये मोदी जी की तरफ भेंट है। थोड़ा हिंदुइज्म का भी होगा, थोड़ा लैब ग्राउंड भी होगा, तो ये एक मार्केटिंग भी तो है। उन्होंने क्या दिया देखो, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट ये भी दिया है, कुछ और भी दिया है, पढ़ लेना। देखो 10 प्रिंसिपल उपनिषद भी दिया है भारत का, समझे ना, जो कि तुम्हारा जो कि यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो में ही जो पब्लिश हुआ था, तो वही उसी का जगह दे दिए, उपनिषद का कुछ पेजेस दे दिए। हाँ, तो वहाँ से भी कुछ मिलेगा हमें, देखो। तो वहाँ से क्या मिला है स्टूडेंट, वहाँ से हमें अमेरिकन बुक ये मिला है तुम्हारा, एक एंटिक बहुत पुराना किताब मिला है जो 20th सेंचुरी का था वहाँ का। एक तुम्हारा विंटेज अमेरिकन कैमरा मिला है, पुराना वाला कैमरा है ये, ठीक है, वो मिला है। और एक तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जानते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं, उनका तुम्हारा पोइम्स सब दिया गया है। बहुत बड़े पोइट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जैसे हमारे बहुत बड़े पोइट विक्रम सेठ थे ना, बहुत अच्छे पोइट है। तो सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट NCERT में है इसका, हम लोग 6 में पढ़े हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, जंगल वाला, बहुत खूबसूरत था। आगे देखो, ये तो चलो ठीक है, ये तो लेना देना वाला बात हो गया। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ पे आओ। ये देखो टेक्नोलॉजी। अब देखो इसको ना आसानी से समझो, नहीं तो बहुत इसमें बहुत ऐसे लिख दिया गया है, समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ तुमको।
देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दो कंपनी के बीच में, एक यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में। तो हमारा भारत का कौन रहेगा, HAL हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, समझा, और वहाँ का तुम्हारा GA एरोस्पेस जो कि इंजन बनाता है, समझे ना। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो इंजन बनाता है वो चीज़ हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हम यूज़ करें उसको, क्योंकि इंजन चाहिए ना, पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, उसके लिए ये है। ये देखो इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि GO, देखो ये देखो ये इंजन का नाम है F414 इंजन का नाम है, तो हमारे कंट्री में भी प्रोडक्शन होगा ये इंजन। अब यदि हमारे कंट्री में होगा तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। लाइट कॉम्बैक्ट तुम्हारा जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है मैक 2 प्रोग्राम, उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा हमको, क्योंकि हमें चाहिए इंजन। तो इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो एयरफोर्स है वो भी बहुत फ़ायदा होगा उसको भी, समझ रहे हो ना बात को। तो ये होगा, देखो आगे देखो यार इसमें बताया गया है बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ दिया गया है कि F404 इंजन वही पावर करता है तुम्हारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, चाहे मैक 1 हो चाहे मैक 1A एयरक्राफ्ट हो। ये दो अलग अलग एयरक्राफ्ट है, तो दोनों के लिए इंजन यही चाहिए होगा। अब यदि वो इंजन को प्रोडक्शन हो भारत में तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। इन 1986 से ही GA ने अपना स्टार्ट किया, समझे, और यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो कोलैबोरेशन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। वही सेम चीज़ लिखा गया है, उसमें नंबर वगैरह बताया गया है। नीचे देखो LCA मैक 2 प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, ये बताया गया है ये तुम्हारा कि मैक डेवलपमेंट रिसीव सैंक्शन फ्रॉम द कैबिनेट। देखो हमें कैबिनेट का वो अप्रूवल मिल चुका था अगस्त 2022 में ही कि ठीक है हम LCA मैक 2 की तरफ बढ़ सकते हैं, और उसके लिए देखो 9000 करोड़ तुम्हारा कैबिनेट ने दिया था, हमारे कैबिनेट ने, समझे ना। तो DRDO देखो इसका प्रोटोटाइप भी बना चुकी है, बोल रही है नहीं, प्रोटोटाइप बोल रही है कि हम 2024 और 25 तक हम कर देंगे, पर उसके लिए हमको इंजन चाहिए होगा ना। ये चलो एयरक्राफ्ट है आपका, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत हल्का होता है, और उसके लिए इंजन तो F404 चाहिए आपको। इंजन बनाने वाला GE वाला है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा तो हमारा कितना जल्दी हो जाएगा ये। तो वही है स्टूडेंट, समझ गया ना। तो देखो मोर देन 1600 हैव बीन डिलीवर्ड ग्लोबली बाय द GE एविएशन, देख रहे हो ना। तो यानी कि GE का कितना बड़ा वर्ल्ड में मार्केट है इंजन को लेके। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। 211, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Science and technology development and their applications and effects in everyday life achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology। ये 28 बहुत पुराना न्यूज़ है स्टूडेंट, ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट है ये। देखो है क्या ये, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। देखो बहुत सारे स्पीसीज मर जाते, खत्म हो जाते, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होना, अब फिर से उसको लाना, यानी कि सेम तो नहीं ला सकते हो, उसका बहुत सारे फीचर्स को फिर से लाना और एक लिविंग क्रिएचर क्रिएट करना, समझे ना, उसी को डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। देखो वही बताया गया है कि बहुत सारे स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, मैं उसको फिर से लाना। तो डी एक्सटिंक्शन रिफर्स टू प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स टू रिक्रिएट एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी को हम रिसर्केशन बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। बट ये जो स्पीसीज होगा ये न्यू वर्जन होगा, सेम नहीं हो सकता, हूबहू नहीं हो सकता है, उसका बहुत सारे फीचर्स इसमें होगा, ठीक है। और वन ऑफ द मेन स्पीसीज जो हुआ है वो होली मैमोथ है। तो होली मैमोथ का फिगर देख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा दिखेगा होली मैमोथ, पूरा देख रहे हो, फर लिखना हुआ है और हाथी की तरह उसका वो है टस्क है। देखो कितना गजब का ये एनिमल है, देखो वहाँ पे। तो होली मैमल ना कहा जाता है कि होली मैमल बहुत साल पहले तुंद्रा रीजन में रहता था। तुंद्रा रीजन मतलब वही 60 डिग्री से ऊपर जाओगे तब, वही साइबेरिया वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे रहता था, ठीक है। बहुत अच्छा था, यानी कि कहेंगे 3 लाख साल पहले तो बहुत अच्छा था, और ये 10,000 ईयर्स तक बहुत अच्छा गया है। मगर 1650 आते आते BC 1650 मतलब अभी से देखेंगे तो लूजली हम कह सकते हैं कि 3500 या 4000 कह सकते हैं, ठीक है। तो 4000 इसमें मान लिया गया, तो चलो 4000 साल पहले ना ये एक्सटिंक्ट हो गया। मैं इसका बहुत सारा अवशेष स्टूडेंट वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट में पाया गया है। परमाफ्रॉस्ट जानते हैं जो घिरा रहता है हर समय, तो वही लिखा गया वहाँ पे, लास्ट नोन ग्रुप ऑफ होली मैमोथ सर्वाइव अंटिल अबाउट 1650 BC। अदर प्रॉब्ली अबाउट द साइज। देखो इसका साइज कैसा था, अफ्रीकन एलिफेंट्स की तरह था, 13 फीट टॉल, समझे। कई लोगों को लगता है कि हो सकता है ह्यूमन ने हंट कर दिया हो, और कई लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाया और क्लाइमेट को सह नहीं पाया। अभी भी देखते हो ना कि आर्टिक सर्कल बहुत तप रहा है, तो बहुत सारा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो मे भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुआ होगा उस समय,
ठीक है। तो देखो ये न्यू बायो साइंस एंड जेनेटिक्स कंपनी क्लोसल ने लगभग $15 बिलियन रेज किया है स्टूडेंट, ताकि जो होली मेमा जो मर चुका है उसके ऊपर फिर से उसको हम ठीक कर दें, यानी कि इसका फीचर से फिर एक कोई ढंग का एनिमल बना दें। मगर इसका बहुत सारा फीचर्स होना चाहिए। देखते हो इसमें हाथी का फीचर्स है इसमें। अब देखो क्या है ये, तो क्या है होली मेमा रिकर्सन प्रोजेक्ट, क्या है ये तुम्हारा, तो यहाँ पे समझो ये किसने लीड किया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जॉर्ज चर्च, ठीक है। इसमें कोशिश है कि जो 4000 साल पहले जो ख़त्म हो गया था उसको एक नया जान दें, ठीक है, क्योंकि वो आइस एज का समय था स्टूडेंट, यू नो डैट, है ना, याद करो आइस एज का, क्योंकि पैलेयोलिथिक एज ठीक 10,000 में तुम्हारा वहाँ से आइस एज था, उसके बाद तुम्हारा मेसोलिथिक एज से तुम्हारा वार्म एज की तरफ हम मूव किए हैं, याद है ना। हाँ देखो यहाँ पे तो साइंटिस्ट है ऑलरेडी, देखो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एनिमल्स का ना क्लोनिंग किया है। क्लोनिंग जानते हो ना, सेम ही चीज़, सेम बना लेना, क्लोनिंग किया है, ठीक है। डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया बोन से, कार्कासेस से, जो भी उसका अवशेष बचा हुआ उससे, ठीक है, तो करेंगे। मगर ये जो मिला है डीएनए, ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड और डिग्रेडेड फॉर्म में है, क्योंकि ये बहुत साल हजार साल से वो परमाफ्रॉस्ट में पाया गया, अंदर पाया गया, तो अभी बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्टेज में है, बात समझे ना। हाँ तो देखो साइंटिस्ट कोशिश क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से, है ना, एक लिविंग वॉकिंग एलिफेंट बनाया जाए इस तरह का। बट ये है कि वो पहले से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, समझ गए ना। इसमें देखो, इसमें बताया गया कि जेनोम्स ऑफ 23 लिविंग एलिफेंट स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट मैमल्स, ठीक है ना, उस पर एनालाइज किया जा रहा है, उस पर चेक हो रहा है टीम के अंदर, ठीक है, और वही सब चीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो, नीचे देखो, अब ये फिगर थोड़ा देख लो तुम लोग, हाँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कैसे संभव है ये चीज़। तो ये संभव है तुम्हारा वही सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से, जो तुम लोग पढ़े हो। देखो सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी वेल स्ट्रक्चर हो गया सेल सब, जैसे किडनी सेल है हमारा, है ना, लंग्स हैं, तो वहाँ से निकाल के, यदि लंग से निकालेंगे तो लंग ही बनेगा, किडनी से निकालेंगे तो किडनी ही बनेगा। बट जो तुम्हारा जम लेवल का, जो जम लाइन का जो सेल होता है, जैसे मान लो कि जो एम्ब्रियो स्टेज में है, तो वहाँ से निकालोगे तो कुछ भी बना सकते हो तुम। स्टेम सेल जिसको कहते हैं, वेरी गुड। स्टेम सेल मतलब जो आपका प्री बहुत ही एम्ब्रियो स्टेज में है। मैं जानते हो कि एथिकल कंसर्न है, वहाँ से आप कर नहीं सकते हो। तो हम पढ़े हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हम सोमैटिक सेल से ही जम लाइन वाला हम जा सकते हैं बैक, और वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्लुरिपोटेंट कहा जाता है। याद आया सभी चीज़, याद है शिवानी? हाँ बहुत अच्छा बताए थे बायो टेक्नोलॉजी में, याद है, बस वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, बात समझे। देखो वहीं पे लिखा गया है ये कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज बैक टू लाइफ हैज़ बीन रेज्ड बाय एडवांसेस इन ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ये सब चीज़ से संभव है। जैसे एग्जांपल देखो, जो डेवलपमेंट हुआ था 1990s में, स्पेशली सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का, तो बिल्कुल उसको यूज़ किया जा सकता है। देखो किया भी है, इसको यूज़ किया गया है एक बार, डॉली द शिप, इसको इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से। यानी क्या किया गया, उसका डीएनए पाया गया, उससे उसको क्रिएट कर दिया गया। 1996 में क्रिएट किया गया, 2003 तक वो जीवित रहा है। तो हम कह सकते हैं ठीक ही तो है, नॉट बैड ना, देख रहे हो ना, 4+3 7 साल तो जिया है, तो ठीक ही है, नॉट बैड। आगे देखो ये क्या होता है, इसमें होता क्या है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड फॉर द क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, यही यूज़ किया जा रहा था एनिमल्स का हूबहू पिक्चर बनाने के लिए। उसके लिए आपको डीएनए वगैरह सब चाहिए। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, ये बढ़िया समझ लो कि हियर द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक बॉडी इज ट्रांसफर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब क्या, डीएनए, उसको क्या करोगे आप, साइटोप्लाज्म में कोई भी एक एग है, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस निकाल लिया गया है, उसमें डाल दिया जाएगा। वंस इनसाइड द एग, ठीक है, एक एग में डाल दिया जा रहा है, जिसका तुम्हारा एन एग डेट हैड इट्स ओन न्यूक्लियस रिमूव, यानी कि एक एग में डाल दिया जा रहा है, बट उस एग का अपना न्यूक्लियस नहीं है, दूसरी जगह से न्यूक्लियस लिए कोई एक एग में डाल रहे हैं, बट उस एग का अपना न्यूक्लियस नहीं है, ताकि वो एग को ना हम एज अ इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट? हाँ देखो, तो वंस इनसाइड द एग सोमैटिक सेल फिर से रिप्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है, फिर वो जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा, वो बड़ा एम्ब्रियो बन जाएगा ना, एम्ब्रियो के बाद जाइगोट बनेगा, बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। इन द फ्रोजन होली मैमोथ केस, अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो अवशेष पाया गया फ्रोजन से, वहाँ से लेंगे, न्यूक्लियर डोनर्स में डालेंगे, और कौन सा एक्स में डालेंगे स्टूडेंट, एलिफेंट के एक्स में डालेंगे, क्योंकि एलिफेंट्स वाला फीचर है इसका भी, उस तरह डालेंगे, फिर जैगोट फॉर्म होगा, फिर देखेंगे,
रिसेंट एग्जाम्पल इस एक्सपेरिमेंट इन विच माइस को भी क्लोन किया गया इसी तरह, ठीक है, माइस को भी, है ना, माइस डेट वॉज फ्रोजन फॉर मोर देन 15 ईयर्स, जो फ्रोजन रहा था उसको फिर से उसको एक्सपेरिमेंट करके फिर से क्रिएट किया गया है। तो यस, पास्ट में किया गया है, तो वी आर डूइंग द सेम थिंग। अब देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, वो अलग विषय है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज स्टेम सेल, बताए थे ना, स्टेम सेल से भी हो सकता है, जर्म लाइन वाला सेल्स से एम्ब्रियो स्टेज में देखो हो सकता है। सोमेटिक सेल कैन बी रीप्रोग्राम, आप जानते हो ना, सोमेटिक सेल से तुम फिर से जर्म सेल में जा सकते हो, यानी कि तुम फिर से स्टेम सेल में जा सकते हो, उसी को बोलते हैं इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, IPS, देखो लिखा गया वहाँ पे स्टूडेंट। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि यदि जर्म लाइन सेल को तुम खेलोगे ना तो एम्ब्रियो मर जाएगा, वो तो एथिकल कंसर्न हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग बोला कि गलत बात है, तो फिर एक टेक्नोलॉजी आया कि भाई सोमेटिक सेल से ही हम स्टेम सेल बना देंगे, स्टेम सेल से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो यही चीज़ है तुम्हारा कि बाद में वो सेल तुम्हारा अलग अलग सेल का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारा एक लिविंग क्रिएचर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जर्म लाइन वाला जो सेल होगा, यानी कि जो स्टेम सेल होगा, वो बेटर आपको दे देगा, हर एक स्ट्रक्चर ही दे देगा आपको। जैसे तुम्हारा जायगोट बनता है ना, एग और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट वगैरह बनेगा, तो उसमें हर एक फीचर्स है, वो किडनी बनेगा, लंग्स बनेगा, हर एक चीज़ होगा। बट जो तुम्हारा जब किडनी बन जाएगा, लंग्स बन जाएगा, तो उसका जो सेल लोगे तो फिर तुम किडनी लंग्स ही बना सकते हो। मैं इसमें क्या है कि आप शुरू से क्रिएट कर सकते हो, समझ गए ना? देखो सम से एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी गलत चीज़ हुआ है हिस्ट्री में, चाहे आदमी ने उसको हंट करके मारा हो या फिर वो क्लाइमेट को एडेप्ट नहीं कर पाया, तो उस तरह का हम यदि प्रजाति अभी कर बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री का जो गलत चीज़ है उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लोगों को लग रहा है कि ये सही हो सकता है ना। इट है ऑल्सो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, यानी कि बहुत जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको भी बचाने के लिए काम हो सकता है इससे। जो एक्सटिंक्ट के कगार पे है तो ऐसा क्रिएचर बना दो तुम, ताकि वो साथ साथ जिए तुम्हारे साथ साथ। तो एक बहुत अच्छा सोच है कि यस, ह्यूमन बीइंग बहुत ही सेंसिटिव है तुम्हारा वाइल्ड एनिमल्स को लेके, और वो भी चाहता है कि वो भी आपके साथ जिए। आगे देखो स्टूडेंट, बट आगे क्या होगा? अब जैसे तुमने तो बना दिया, तुमने स्टेम सेल से बना दिया है ना, सोमेटिक सेल ट्रांसफर से बना दिया, चलो ठीक है तुमने बना दिया, मगर जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसका क्या? अरे गेटिंग में, पहले बन गया फिर आगे बढ़ेगा प्रजाति, तो वो क्या रूप लेगा वो उसके बारे में तो किसी को नहीं पता है। तो क्लोनिंग, स्टेम सेल मैनिपुलेशन, जेनोम रिकंस्ट्रक्शन, जेनोम एडिटिंग, ठीक है, पावरफुल टूल्स है जिसके द्वारा हम डी एक्सटिंक्शन कर सकते हैं, अच्छी बात है। जैसे है ना, जैसे SCNT बेहतर हो तो और बेटर एग्जांपल दे सकता है आपको। मगर सबसे बड़ी बात है, क्या जो भी क्रिएचर होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो इन्वायरमेंट में एडप्ट हो पाएगा, उसका ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा, तो ये अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन सब है स्टूडेंट। बात समझ में आ गया ना? तो मैंने बता दिया है, पूरा प्योर बायोटेक्नोलॉजी था स्टूडेंट ये। आगे देखो, आगे GS पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू पेपर में आया था 28 जून को। तो देखो है क्या मैटर। देखो ये मैटर हमारा जितना ही प्रोडक्ट्स है फार्मेसी से रिलेटेड, चाहे वो एनेस्थेसिया हो, चाहे इससे पहले हमने देखा था कफ सिरप, बहुत ही उसका ना है ना, मतलब जो प्रेस्टीज हमारा घट रहा है, क्योंकि उसमें कुछ से कुछ एडुलेंट्स मिल रहा है उसके अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल देखो, 2 लोग मरे हैं, 2 पेशेंट मर गए हैं श्रीलंका में, ठीक है, क्योंकि एनेस्थेटिक ड्रग्स इंडिया का था वो, ठीक है। तो वो वहाँ पे मई में क्या हुआ कि आई ड्रॉप जो भारत में बना था उसकी वजह से 30 पेशेंट ब्लाइंड हो गए, इन अबाउट 30 पेशेंट्स ब्लाइंड इन 10 पीपल, यानी कि इन्फेक्शन हो गया तुम्हारा, और 10 ब्लाइंड हो गए श्रीलंका में, यानी कि उसमें कुछ गलत था वो आई ड्रॉप में, समझे। अब देखो इसका चेक हुआ स्टूडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाकर चेक हुआ जब, क्योंकि जो सैंपल पाया गया कि अब कौन सा आई ड्रॉप्स की वजह से ऐसा घटना घटा है, तो वो सैंपल जाके यूनाइटेड स्टेट्स चेक किया। जब यूनाइटेड स्टेट्स चेक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि नो, इसमें ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये तो बीमारी को और बढ़ा देगा, इन्फेक्शन का आपका आँख में जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देगा ये। और ब्लाइंड होने का रीज़न ये है कि इसमें ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इंडिया का प्रेस्टीज कम होगा कि नहीं होगा बताओ इससे? इंडिया क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, बेच रहा है, तो साख गिरेगा इससे। और भी देख सकते हो तुम लोग कि पास्ट 1 ईयर में क्या क्या हुआ है। देखो 70 बच्चे गाम्बिया का मरे थे, हैं, गलत तुम्हारा ये कप सिरप को कंज्यूम करके, ठीक है, क्योंकि कप सिरप गलत हो गया तो किडनी
फेल हो गया बच्चे लोग का, समझे। उसमें वही है तुम्हारा, ये पाया गया था, जानते हो EG और DEG बताए थे तुम लोग को, डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये क्योंकि ये एडुलेटेंट्स हैं, ये एक्चुअली में प्रोपेबलिन ग्लाइकोल होना चाहिए, यानी कि PG होना चाहिए, मगर अभी हो क्या रहा है DG और DEG है। तो DG और DEG एडुलेंट्स है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए था, इंडिया का उसमें पाया गया है। देखो उज्बेकिस्तान में भी हुआ था, जहाँ पे 18 बच्चे मरे थे, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, अब ये न्यूज़ पूरा फैल गया कि इंडियन कफ सिरप तुम्हारा, अब उसके बाद देखो WHO ने भी मना किया कि भाई अब हमारा मार्शल आइलैंड्स माइक्रोनेशिया में वहाँ पे भी कंटेमिनेशन पाया गया। देखो अब मार्शल आइलैंड माइक्रोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बगल में है ना, तो ऑस्ट्रेलिया चेक किया उसको, और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया हाँ भाई गड़बड़ है इसका कफ सिरप में, बात समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम है। और देखो इंडिया के अंदर भी केस हुआ था, बट इंडिया के अंदर केस से ज़्यादा अभी बाहर में बहुत ज़्यादा केस हो रहा है। तो चलो इंडिया के अंदर केस है तो हम तो शांत रह जाएंगे, वो भारत का प्रोडक्ट है। बाहर तो शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर तो दूसरा विकल्प ही हो जाएगा। जैसे इंडिया में देखो चेन्नई में प्रॉब्लम हुआ था, है ना, ग्लाइकोल कंटेमिनेट, वही DEG वाला जो है, मुंबई में, बिहार में, गुड़गांव में, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे हुआ है। आगे तो कोई स्टूडेंट, तो जो हमारा ड्रग रेगुलेटर है, अब इतना कुछ हुआ तो ड्रग रेगुलेटर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ, हमारा जो CDSO है, हमारा जानते हो ना, CDSO हमारा ड्रग रेगुलेटर है, वही हमारा सब ड्रग्स वगैरह देखता है। तो इवन आफ्टर सीरियस वायलेशन एक क्लीन चिट दे दिया कंपनी को, तुम ड्रग्स बनाओ, गांबिया बेचो, तो वो गलत बात है। इस तरह भी अड़ियल स्वभाव नहीं रहना चाहिए, बात समझे। इतना बड़ा डैमेज हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो द टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द स्विट्जरलैंड एंड घाना कन्फर्म टॉक्सिक केमिकल्स, देखो टॉप रिजल्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड घाना, जो भी हुआ था सैंपल लेके ना चेक किया गया, गांबिया से सैंपल लेके ये लोग चेक किया कंट्रीज से, और इसमें भी यही पाया गया है, ठीक है, कि कुछ दिक्कत है इसमें, टॉक्सिक केमिकल्स इसमें मिक्स है। बात समझ रहे हो ना। तो जो भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं अलग अलग वर्ल्ड का, बड़े बड़े संस्था में चेक हुआ है तो एडुलेंट्स पाया गया वहाँ पे। अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो देखो यहाँ पे यस, हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला है ना। हमारा जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है यानी कि CDSO है, वो फेल हो गया एक तरफ से, तो फेल हो गया तभी इतना मौत हो रहा है, और उसके बाद ये मान भी नहीं रहा है। तो ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं है स्टूडेंट, है ना। हम ग्लोबल साउथ का फार्मेसी कहलाते हैं, और यदि ध्यान नहीं देंगे, CDSO ठीक से ड्रग सेफ्टी पे काम नहीं कर पाएगा, वॉच डॉग की तरह काम नहीं कर पाएगा, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो हमने ओवर द पीरियड ये स्टेटस पाया है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा, समझ गए ना। दैट्स इट।